हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। हम पिछली क्लास में एक बार बात करे थे सिंथेसिस टॉपिक को लेकर क्लास 12th के लिए, और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको जाके क्लास हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, सिंथेसिस नाउन क्लॉज वाली क्लास। क्योंकि सिंथेसिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सारी बातें उधर बताई थी, कौन कौन से एग्जाम में ये जरूरी रहता है वो सारी बातें भी वहां पर हम बता चुके थे। तो आज हम उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। बाकी एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, नाउन क्लॉज वाली वीडियो को, उसको अच्छी तरीके से देखें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश ये करेंगे कि हम उसको इंटरलिंक करें। तो देख लेते हैं भाई। देखिए, सिंथेसिस के बारे में पहले समझते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सिंथेसिस क्या होता है। डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो सिंथेसिस में क्या करना रहता है, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सिंथेसिस में क्या करना रहता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है, एक कॉम्प्लेक्स में जोड़ना है, या फिर उसी का हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम उस टॉपिक पे जो बात कर रहे थे वो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबसे पहले सेलेक्ट किया था, कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो सारी बातें हमने उधर बताई थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव क्लॉज का। नाउन क्लॉज उधर हम पढ़ा चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्लास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है। छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे, 8th 7th की क्लासों में, और हालांकि 12th तक भी हम पढ़ते आए हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेसिकली 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। ये टोटल इसी को मिला के मतलब लगभग 8 तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसके बाद में एक एडिशनल और है, बाद में ग्रामर लैंग्वेज में उसको जोड़ दिया गया, दैट इज आर्टिकल। उसको भी हमने ऐड कर रखा है ग्रामर में और उसको हम पढ़ते हैं। तो उसी में से सबसे पहला टॉपिक यहां पर हमने लिख रखा है एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन, उन दोनों को क्वालिफाइज करता हो, दैट मीन उनकी विशेषता बताता हो, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो यहां पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज का मतलब क्या है, यहां पर हम एक वर्ड को यूज नहीं करेंगे बल्कि पूरे एक 2-3 वर्डों का एक ग्रुप बना के, एक क्लॉज बना के हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम कुछ कंजक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बन सकता है जब उसमें हम कंजक्शंस का प्रयोग करेंगे। अब कंजक्शंस कौन से वाले यूज करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज वाले। अब एडजेक्टिव क्लॉज वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं, एक लिखा हुआ है हु, विच, whom, वेयर एंड वाई। ये 5 इसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेज कंजक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली आपने पढ़े होंगे ये सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो सभी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। इनको हम बेसिकली किसमें, WH टाइप इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। तो अब देखिए हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु का मतलब जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये यहाँ पर सब्जेक्ट केस में यूज किया जाएगा, जिसका मीनिंग यहाँ पर रहेगा जो। हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो जिसका मीनिंग रहेगा जो। अगर इधर देखेंगे विच, तो विच का भी इधर सेम रहेगा, ये भी सब्जेक्ट केस में यूज किया जाता है, इसका मतलब भी जो रहेगा। इसके बाद में नंबर हम देख सकते हैं इधर हुम, तो हुम ये ऑब्जेक्ट केस में है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जिसे। नेक्स्ट प्लेस, प्लेस मतलब वेयर। वेयर यहाँ पे आपने कहाँ के शब्द में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जहां। ठीक है, और इसके बाद में वाई, तो वाई का मतलब जिससे, इसका मतलब यहाँ पर रीजन के लिए लिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा जिससे। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम इस तरीके से यूज करेंगे सेंटेंस में। फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम देख लेते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे हु को एज अ सब्जेक्ट केस में। तो देखिए सब्जेक्ट केस में हम कैसे देखते हैं इसको। सब्जेक्ट केस के लिए हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूं, ये मैंने हु वर्ड लिखा हुआ है। अब इस हु के लिए कैसे इसका यूज किया जाएगा। तो देखिए जब दो सेंटेंस दिए होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, पहले हम बात करते हैं 2 सेंटेंसेस की। जब 2 सेंटेंसेस दिए होंगे और उसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर नाउन को रिपीट किया जा रहा हो, जैसे ही, सी एंड दे।
ठीक है। इन वर्ड्स के साथ में इसको रिपीट किया जा रहा है, ये सभी प्रोनाउन वाले वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इनको रिमूव करके, ये जो वर्ड्स हैं ही, सी और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, फर्स्ट ये सभी थर्ड पर्सन है, इनको रिमूव करके हम वहां पे क्या अप्लाई कर लेंगे, हु, ठीक है। उनको रिमूव करके हम क्या अप्लाई कर लेंगे, हु। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई नो द गर्ल, ठीक है, आई नो द गर्ल, फुल स्टॉप। सी इज ऑर्फन, सी इज ऑर्फन, ठीक है। हिंदी मतलब समझते हैं, आई नो द गर्ल, मैं इस लड़की को जानता हूं, ठीक है। सी इज ऑर्फन, यह अनाथ है। अब इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, एक सेंटेंस में बनाना है। तो आप देखिए इसमें दोनों सेंटेंस में बात किसकी रिपीट हो रही है, बार बार इस गर्ल की, इस लड़की को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल वाला जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, आई नो द गर्ल, और यही गर्ल क्या कर रही है, मतलब ये एक ऑर्फन है। तो अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सी को अकॉर्डिंग टू रूल, जब भी ये वाले वर्ड हमें दूसरे सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो इसको कर देंगे रिमूव, यहाँ पे हो जाएगा हु इज ऑर्फन, ठीक है। ये वाला पूरा क्लॉज हमने जोड़ा है, ध्यान रखना, पूरा क्लॉज, नॉट फॉर वन वर्ड, ये पूरा हम पूरा एक क्लॉज लेकर आए हैं यहाँ पर, इसीलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। इसी के साथ में हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं जहां पर हम हु को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने लिखा, बॉयज आर वेरी नॉटी, ठीक है, बॉयज आर वेरी नॉटी, दे ऑलवेज मेक अ नॉइज। डिफरेंट टाइप का थोड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का हिंदी मतलब क्या होगा, बॉयज बहुत ही नोटी होते हैं और वो हमेशा शोर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से है कि बॉयज क्या होते हैं, नोटी होते हैं और वो ऑलवेज क्या करते हैं, ऊधम करते हैं, ठीक है, शोर मचाते हैं। तो अब इसके लिए हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे, पिछले वाले सेंटेंस को देखते हुए अगर हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती कर देते हैं। इसको कैसे देखिए कंबाइन करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं बॉयज, क्योंकि इसमें दोनों सेंटेंस में बात हो रही है बॉयज की, बोथ सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं बॉयज की। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो दे वाला जो वर्ड है, दे के लिए बताया था जब भी दे आएगा उसको हटा के हम क्या कर लेंगे, हु अप्लाई कर लेंगे, और हु सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ में और भी वर्ड मिला के हम पूरा क्लॉज लिखना होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये दे मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लिया और बॉयज मैंने इधर मान लिया, तो अब दे को रिमूव करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु आर वेरी नॉटी, ठीक है। तो देखिए बॉयज हु आर वेरी नोटी, मतलब इसके लिए यहाँ पर बॉयज के लिए आ गया हु, कॉमा यूज करेंगे। अब ये वाला बॉयज क्योंकि मैंने बताया था इधर हटके आ गया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज देन मेक अ नॉइज, ये इस तरीके से। इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बॉयज हु ऑलवेज मेक अ नॉइज, कॉमा, अब ये वाली लाइन, ये पूरा क्लॉज इधर आ जाएगा, आर वेरी नॉटी। ये दो तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा नाम है उसी तरीके से सिर्फ काम भी है, ये थोड़ा जटिल टाइप का है, क्योंकि इधर में हमने हु यहाँ पे बॉयज के बाद लगाया, अब बॉयज के साथ में हमने अकेला लिख के पूरा ये वाला क्लॉज यहाँ पे यूज किया है इधर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दे वाला, दे ऑलवेज मेक अ नॉइज, तो हम चाहते तो केवल दे को हटा के हु लिख देते और सेंटेंस हमारा हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये नाम है तो उसी हिसाब से काम भी करता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हमें क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर नाउन के बाद में अप्लाई करना होगा जिसकी विशेषता सेंटेंस में बताई जा रही है। तो विशेषता किसकी हो रही है, बॉयज की, ठीक है, चाहे वो बॉयज अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये आपका लगभग हु का यूज हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप के और एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखिए हम हु के बारे में बात कर चुके, ऐसे सिमिलर विच जो वर्ड हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, विच का यूज कैसे होगा, तो विच जो होता है मेनली हम इसको किस लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, मेनली, ऐसा नहीं कि ऑलवेज नॉन लिविंग के लिए आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सभी के लिए जो आता है इट आता है, ठीक है, और प्लूरल केस में दे, ये दो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों को रिमूव करके ही क्या लगाया जाएगा, विच का यूज करेंगे,
ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, विच का जो मेनली यूज होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंगुलर में इट और प्लूरल में दे। ठीक है, इसके अलावा लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं इट का, जैसे कोई एनिमल वगैरह है उसके लिए यूज कर रहे होंगे तो भी वहां पे इट आ जाता है, और ऐसे एनिमल्स होंगे तो वहां पर हम दे का यूज कर लेंगे। अब इनको कैसे कंबाइन करेंगे, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया, यूरेनियम is the most precious element in the world, ये एक सेंटेंस हो गया। सेकंड वाला सेंटेंस हम लिखते हैं, इट इज फाउंड मेनली, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये सेंटेंस है। तो देखिए, यूरेनियम क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, यूरेनियम इज द मोस्ट प्रीसियस, और है इधर प्रीसियस। ठीक है, तो मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रीसियस एलिमेंट है, और कहां पर फाउंड होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है। अब इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे यूरेनियम वाले सेंटेंस को, तो यहाँ पे देख रहे हैं यूरेनियम क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग में आएगा। ठीक है, और यूरेनियम को क्या बताया गया, मोस्ट प्रीसियस थिंग बताया गया है। अब उसके बाद में क्या देख रहे हैं, इसकी विशेषता बताई गई है। एक तो ये बता दी कि ये मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट है, सेकंड इसकी क्या क्वालिटी बताई है कि ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऐसी बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया में और भी कई कंट्रीज हैं वहां पर पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अलावा। तो अब देखिए इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा यूरेनियम, देन यूरेनियम के बाद में हम जानते हैं कि इस इट को रिमूव करना है, और इस इट की जगह पर हमें क्या यूज करना है, विच। ठीक है, अब विच हम कैसे लाए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले विच यूज कर लिया इट को रिमूव करके। अब ये वाला जो पूरा क्लॉज है, ठीक है ना, इस क्लॉज को हम इधर अप्लाई कर देंगे, तो विच इज फाउंड, ये पूरा का पूरा क्लॉज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद कॉमा अप्लाई करेंगे, इज बचा हुआ क्लॉज लिख देंगे, द मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विच का यूज हमने किस तरीके से किया है। यूरेनियम के लिए यहाँ पर इट दिया हुआ था, इट को रिमूव करके विच अप्लाई किया है, और विच के साथ में पूरा एडजेक्टिव क्लॉज बना के हमने यूरेनियम के बाद, क्योंकि यूरेनियम की विशेषता बताई जा रही थी, तो ये पूरा क्लॉज आ गया यहाँ तक। और उसके बाद में बचा हुआ था हमारे पास, इज द मोस्ट प्रीसियस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, तो विच का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और यूरेनियम मतलब ये नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो एक लिविंग थिंग वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए लिविंग थिंग के लिए कैसे, सपोज करिए हम किसी एनिमल के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, तो एनिमल के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल लायन का लेते हैं। तो लायन क्या होता है, लायन के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, लायन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन ए यानी कि सेंटेंस नंबर ए हो गया। सेंटेंस नंबर बी लिखते हैं, इट ऑलवेज ईट्स द अदर एनिमल, ठीक है, बाय हंटिंग। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसको, देखिए लायन होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल होता है फॉरेस्ट का, और ये दूसरे जानवरों को खाता है किस तरीके से, शिकार करके। ठीक है, शिकार करके ही ये कहते हैं, मतलब बाय हंटिंग तरीके से ये दूसरे जानवरों को खाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे कंबाइन करेंगे, तो वही बात है सेम, यहाँ पर लायन दिया हुआ है और लायन के लिए क्या दिया गया है, इट, क्योंकि लायन किस में आता है, एनिमल में। तो अब देखिए हम इसको बहुत इजीली कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लायन। ठीक है, अब लायन के बाद हमें क्या लिखना है, विच, इट को रिमूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, विच, और विच के साथ में ये पूरा क्लॉज, हम इस विच इट को हटाएंगे, यहाँ पर जहां पर हम इसे इट को रिमूव करेंगे वहीं से विच स्टार्ट करेंगे, और विच के बाद में पूरा क्लॉज अप्लाई करेंगे, ऑलवेज ईट्स द अदर एनिमल्स बाय हंटिंग। ठीक है, ये पूरा क्लॉज हो गया। देन कॉमा अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग एक और क्लॉज है, तो इज द मोस्ट डेंजरस
dangerous animal of in the forest, sorry, in the forest। तो ये which का यूज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमने विच पढ़ लिया और हु पढ़ लिया, इसके बाद में हम बात करते हैं हुम के बारे में, ठीक है। तो हुम का यूज किस तरीके से होगा, जैसा कि मैंने बताया था, इसको ऑब्जेक्ट केस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट केस। और ऑब्जेक्ट केस कौन से रहते हैं, बेसिकली हिम, हर एंड देम, ये ऑब्जेक्ट केस रहते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट केसेस को हटाकर, इनको रिमूव करके ही हमें वहां पे क्या अप्लाई करना है, हुम। बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई हैव कॉल्ड अ बॉय, ठीक है। आई हैव कॉल्ड अ बॉय, मैंने एक लड़के को बुलाया है, ठीक है। यू डू नॉट नो हिम, और इसका मतलब हो गया कि आप उसे नहीं जानते हो। दो सेंटेंसेस दिए हैं, टू सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं, मैंने एक लड़के को बुलाया है और आप उस लड़के को नहीं जानते हो। हिम का मतलब यहाँ पर हो गया, यानी कि आप उस बॉय को नहीं जानते हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर रिपीटेशन किसका हो रहा है, बॉय का। इसके बाद में इसकी विशेषता बताइए कि आप उसको नहीं जानते, ठीक। कंबाइन करेंगे तो सेम रहेगा, आई हैव कॉल्ड, ठीक है, अ बॉय, ठीक। बॉय के बाद, क्योंकि हम जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी के बाद कंजक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर बॉय की विशेषता बताई गई तो उसके बाद में हुम, और हुम के लिए यहां से हमने हिम को रिमूव किया होगा, इधर क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नो, बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव कॉल्ड अ बॉय हुम यू डू नॉट नो, देन फुल स्टॉप। आप उस लड़के को नहीं जानते हो जिसे मैंने बुलाया है, ठीक है, या मैंने जिस लड़के को बुलाया है आप उसे नहीं जानते हो, इस तरीके से कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने इस बॉय के तुरंत बाद ही हमने यूज किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का। इसके बाद हम लिखते हैं कि अ सोल्जर, ठीक है, अ सोल्जर was defeated in the battle, full stop। I saved him, ये सेंटेंस बहुत ही नॉर्मल हमने लिख लिया, दोनों ही टेंस पास्ट में। अ सोल्जर वाज डिफीटेड इन द बैटल, एक सोल्जर को युद्ध में हारना पड़ा या वो हार गया, ठीक है। और आई सेव्ड हिम, और मैंने उसे बचा लिया, ठीक है। मान लीजिए हार गया किसी तरीके से, उसके हार्म हो गया, कोई चोट लग गई, जस्ट लाइक। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो देखो सोल्जर यहाँ पर डिफीटेड हुआ और दूसरे सेंटेंस में भी इसी को रिपीट किया कि मैंने उसको बचाया। हिम वाले को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अब हिम वाले को रिमूव करेंगे तो पहले ये वाला क्लॉज लेके आएंगे, इसको लिखेंगे अ सोल्जर। यहाँ पे हमने लिख लिया सोल्जर, सोल्जर तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद में हमें हिम को हटा के क्या लिखना है, हुम। क्या पे यहाँ पे अप्लाई करना है, हुम। सोल्जर के तुरंत बाद हुम अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि सिंगल वर्ड नहीं आता बल्कि पूरा क्लॉज आता है, तो यहाँ पे हुम आ गया, उसके बाद हम लिखेंगे आई सेव्ड, देन कॉमा अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से फिर स्टार्ट कर देंगे, वॉज डिफीटेड इन द बैटल, ठीक है, इन द बैटल। तो ये इस तरीके से हमने एडजेक्टिव क्लॉज के लिए विच और आपका हुम और हु के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट के लिए हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।